हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बेसिस और डायमेंशंस को ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें अपन आज एक थ्योरम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 3.8। ये काफ़ी बार आई हुई है, 2009 में, 2016 में, 2018 में। 10 मार्क्स की आती है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि अगर W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, टू सबस्पेसेस है of finite dimensional vector space VF। आपको ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन दोनों के डायमेंशंस लिखाते हैं। ये चीज़ भी लिखाते हैं, ये चीज़ भी लिखाते हैं, दोनों सेम आएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले अपन मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जो उनका इंटरसेक्शन है उसका डायमेंशन अपन मान लेते हैं K, और ये भी मान लेते हैं एंड सेट S गामा 1 गामा 2 गामा 3 डैश 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 अप टू गामा K इज अ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये W1 इंटरसेक्शन W2 का बेस मान लिया, इसका डायमेंशन मान लिया अपन ने K, तो इसका बेस होगा ये K वेक्टर्स का कोई सेट। अब ये बेसिस है तो इसका क्या मतलब हुआ, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड S, अगर ये S जो है इन दोनों का बेसिस, इंटरसेक्शन का बेसिस है, मतलब ये है कि S जो है इसके अंदर भी अवेलेबल होगा, इसके अंदर भी अवेलेबल होगा, मतलब S के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे, इसके अंदर भी अवेलेबल होंगे। मतलब S इज अ सबसेट ऑफ W1 भी होगा, S इज अ सबसेट ऑफ W2 भी होगा। ओके, क्योंकि बेसिस जो है, बेसिस के सारे वेक्टर्स जो है उस इंटरसेक्शन में बिलोंग करते ही हैं, तो अगर S जो है इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है कि S इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अब अपन को ये पता चल गया S जो है W1 के अंदर तो है ही, W1 का सबसेट है ही है। W1 के अंदर कुछ और एलिमेंट्स होंगे, कुछ और वेक्टर्स होंगे, और वो पूरा मिलकर S पूरा W1 बनता है। तो अपन ये मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू K प्लस M। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो K से ज़्यादा ही होगा, तो अपन मान लेते हैं K प्लस M है। और ये भी मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ W2 जो है वो मान लेते हैं K प्लस N। एंड एक और चीज़ है बेटा, S W1 का एलिमेंट है, सबसेट है, तो S को ही अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन थ्योरम में बताया था मैंने आपको, S के अंदर कुछ और वेक्टर्स डालकर उसे W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो अपन ये मान लेते हैं एक सेट मानते हैं गामा 1 गामा 2 गामा 3, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ना। इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में आप कुछ वेक्टर्स और ऐसे डाल सकते हो सच दैट ये जो है W1 का बेसिस हो जाए। अपन मान लेते हैं वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और डालने जो पड़ेंगे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा M है, क्योंकि इसका डायमेंशन K प्लस M माना है ना बेटा, तो एक्स्ट्रा M वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और चाहिए, ये सारे के साथ लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सिमिलरली इसका बेसिस जो है ना, इसका बेसिस अपन मान लेते हैं सेम तरीके से गामा 1 गामा 2, इसके अंदर N वेक्टर्स और होंगे ना, तो वो मान लेता हूँ बीटा 1 बीटा 2, इस तरह करते करते बीटा N। ओके, ये बेसिस हो गया, बेसिस ऑफ W1 हो गया ये, और ये हो गया बेसिस ऑफ W2। ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें डायमेंशन ऑफ W2 RHS की, तो RHS क्या होगा अपना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्या होगा बेटा, ये K प्लस M, ये क्या होगा K प्लस N,
और ये क्या है के से के कट गया, या के प्लस एम प्लस एन। अपन को ये पता चल गया आर एच एस की वैल्यू क्या है के प्लस एम प्लस एन। अब अपन को ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 जो है लीनियर सम, इसका डायमेंशन भी के प्लस एम प्लस एन है, ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं। नाउ वी नीड टू प्रूव dimension of W1 plus W2 is equal to K plus M plus N. For this अपन ये प्रूव करेंगे, we will prove that W जो basis of dimension 1 and dimension 2, एक मिनट, S1 मान लेते हैं जो कि है गामा 1 कॉमा गामा 2 कॉमा गामा 3 डैश 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 अप टू गामा के। फिर ये जो एक्स्ट्रा वेक्टर्स डाले थे ना, ये भी मैं इसके अंदर एक बार डाल रहा हूँ, गामा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एम कॉमा बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन। प्रूव दैट दिस इज अ बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो ये वेक्टर्स का जो सेट लिखा है मैंने, ये W1 प्लस W2 का बेसिस है। अगर ये इसका बेसिस है तो इसके अंदर कितने वेक्टर्स है, के ये एम ये एन ये, तो के प्लस एम प्लस एन, टोटल इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हो जाएंगे, के प्लस एम प्लस एन, तो वही इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। अपन मान लेते हैं लेट के C1 C2 अप टू CK A1 A2 अप टू AM एंड B1 B2 अप टू BN ऐसे कोई कांस्टेंट्स मौजूद है सच दैट कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है C1 गामा 1 C2 गामा 2, इस तरह करते करते CK गामा के A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2, इस तरह करते करते AM अल्फ़ा M प्लस B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस इस तरह करते करते BN बीटा N जो है 0 है। ओके अब अगर ये 0 है बेटा, तो इसको इसके ट्रांसफॉर्मेशन से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस इस तरह करते करते BN बीटा N की वैल्यू आएगी, ये उधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस डैश 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 CK गामा के प्लस A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2, इस तरह करते करते AM प्लस अल्फ़ा M। ओके अब सिंस देखो मैंने आपको बताया था कि इस W2 का बेसिस था, नहीं W1 का बेसिस था गामा 1 गामा 2 गामा 3, इस तरह गामा के तक सारे वेक्टर्स, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा M तक के सारे वेक्टर्स, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो श्योरली W1 में होगा। तो ये सारे वही वेक्टर्स हैं, तो ये श्योरली W1 के अंदर होगा, सिंस माइनस ऑफ C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस इस तरह करते करते CK गामा के प्लस A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2, इस तरह करते करते AM अल्फ़ा M। ये W1 का एलिमेंट है बेटा। अगर ये W1 का एलिमेंट है और ये दोनों बराबर हैं तो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2, इस तरह करते करते बेटा BN बीटा N, ये भी W1 का एलिमेंट है। अब ये W1 का एलिमेंट तो ही है, साथ ही साथ B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2, इस तरह करते BN बीटा N, ये W2 का एलिमेंट तो ऑलरेडी था, क्योंकि W2 के का बेसिस माना था अपन ने ये, तो अगर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ तो वो श्योरली बीटा 2 के अंदर होगा ही होगा। अब अगर ये पूरा बीटा 2 के अंदर भी है और बीटा 1 के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये पता चला कि B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डैश 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 BN बीटा N इज एलिमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। दोनों के अंदर ही आ गया बेटा, W1 के अंदर भी है ये वेक्टर और W2 के अंदर भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में भी हो गया। अब ये अगर दोनों के अंदर आ गया बेटा, तो ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेस माना था अपन ने, ये वाला बेसिस माना था ये, तो इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये वेक्टर जो है इन दोनों में है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एक और बेसिस दिया था अपन ने, ये माना था, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज।
तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मान लेता हूँ सिंस सो b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस डैश 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 अप टू bn बीटा n कैन बी रिप्रेजेंटेड in linear combination as linear combination of elements of S कौन था बेटा, ये W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। सो B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 इस तरह करते करते Bn बीटा n जो है वो D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 इस तरह करते करते DK प्लस गामा K की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ B1 प्लस बीटा 1 B2 बीटा 2 प्लस अप टू Bn बीटा n माइनस D1 गामा 1 माइनस का D2 गामा 2 माइनस डैश 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 DK गामा K इक्वल्स टू 0। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा n तक सारे वेक्टर्स, गामा 1 गामा 2 गामा K के सारे वेक्टर्स, इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। अब ये अपन को पहले से ही पता था कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n और ये गामा 1 गामा 2 गामा 3 अप टू गामा K, ये सारे मिलकर बेसिस बना रहे हैं W2 का। मतलब ये पूरा बेस जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। मतलब ये पूरा जो सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, बीटा 1 बीटा 2 सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखोगे तो इससे क्या पता चलेगा कि जो सारे कोफिशिएंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 B1 B2 अप टू Bn और ये D1 D2 ये सब भी 0 होंगे। चलो D1 D2 Dn K की अपन को जरूरत नहीं, केवल अपन को जरूरत इसकी है कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है मतलब ये B1 B2 अप टू Bn सारे 0 हो गए। अपन को ये पता चल गया बेटा। अब ये इसका रीजन लिख देना, सिंस बीटा 1 बीटा 2 डैश 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 गामा 1 गामा 2 डैश 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 गामा K आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब ये सब 0 हो गए तो अभी अपन ने क्या बोला था बेटा कि C1 गामा 1 डैश 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 ये सारे वेक्टर्स का जो सेट है ये इसके बराबर था बेटा। अब अपन को ये पता चल गया कि ये सारे कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब ये पूरा भी सब 0 0 0 सब 0 बनेगा, तो ये पूरा भी 0 होगा बेटा। क्या पता चला अपन को कि दैट इम्प्लाइज या सिंस C1 गामा 1 माइनस ऑफ C1 गामा 1 C2 गामा 2 प्लस डैश 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 करके C के गामा के प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इस तरह करते करते AM अल्फा M वॉज इक्वल्स टू B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 इस तरह करते करते बेटा Bn बीटा n तक था और ये पूरा 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 ये सारे जो कोफिशिएंट है CK तक और A1 A2 अप टू AM तक ये सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो सारे वेक्टर्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर रखा जाए, इसका मतलब ये है कि सारे कोफिशिएंट 0 हो रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे वेक्टर्स हैं गामा 1 गामा 2 गामा 3 अप टू गामा K अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा M बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ओके, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अपन को ये बेसिस प्रूव करना था ना बेटा, तो बेसिस के लिए अपन को बेसिस प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए और ये भी प्रूव करना है कि इसका लीनियर स्पान जो है S1 का लीनियर स्पान पूरा ये बनता हो, तब ये बेसिस हो पाएगा। तो चलिए लीनियर स्पान अब प्रूव करते हैं बेटा। लीनियर स्पान के लिए अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि लीनियर स्पान ऑफ S1 इक्वल्स टू W1 प्लस W2। उसके लिए ये प्रूव करते हैं कि ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट है। क्लियरली S1 क्या था बेटा, S1 था ये गामा 1 गामा 2 ये गामा K तक अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा M तक बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा N तक।
और W1 क्या था बेटा, ये गामा 1 गामा 2 अप टू गामा M तक, और W2 क्या था बेटा, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा K, और ये बीटा 1 बीटा 2 और बीटा N तक। मतलब गामा और अल्फा तो है W1 के अंदर, गामा और बीटाज हैं W2 के अंदर। मतलब ये हुआ कि अगर गामा अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए तो क्लियरली वो W1 प्लस W2 के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि लीनियर स्पान ऑफ S1 क्या हुआ बेटा, इन सब का गामा अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब गामा और अल्फा इसके अंदर है, गामा और बीटा इसके अंदर है, मतलब गामा अल्फा और बीटा सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन W1 और W2 के अंदर तो है ही। इसका मतलब हुआ क्लियरली लीनियर स्पान ऑफ S1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 तो होगा ही, क्योंकि S1 के जो सारे वेक्टर्स हैं वो गामा 1 में कुछ पड़े हैं और गामा 2 में कुछ पड़े हैं, W1 में कुछ पड़े हैं, W2 के अंदर कुछ पड़े हैं। ओके, तो अब अपन ये प्रूव करते हैं कि W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट है S1 का, ताकि दोनों इक्वल प्रूव कर पाएँ। वो कैसे करेंगे बेटा, कि लेट कि अल्फा अगर W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा W1 प्लस W2 का एलिमेंट होने का मतलब कि कैसा वेक्टर जो इनके अंदर लीनियर सम में अवेलेबल है। लीनियर सम के अंदर वही वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो इन दोनों के वेक्टर्स के एडिशन के बराबर हो। मतलब सम अल्फा जो होगा वो इस तरह से होगा, सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम एलिमेंट ऑफ W1, W1 के अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 प्लस इसके अंदर भी होगा अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W2। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि लीनियर कॉम्बिनेशन W1 का जो बेसिस है, W1 का बेसिस क्या माना था अपन ने, गामा और अल्फा, तो उसको मैं मान लेता हूँ, नाम देता हूँ उसको बेटा, इस बेसिस को सपोज नाम देता हूँ S1। S1 तो कुछ और दे चुका हूँ मैं, एक काम देता हूँ उसको S2 और इसको S3 नाम देते हैं। तो ये तो होगा बेटा अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2 और ये होगा अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2 यूनियन विथ S3। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो इनके यूनियन के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2 और S3। S2 में कौन है, गामा अल्फा, और S3 में कौन है, गामा और बीटास। इनका यूनियन आएगा गामा अल्फा और बीटा, मतलब S1। इनका यूनियन आएगा बेटा गामा अल्फा और बीटा, मतलब ये S1 आएगा ना। तो उसको मैं लिखता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1। तो मतलब क्या हुआ, अल्फा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1 है, मतलब अल्फा जो है वो एलिमेंट होगा लीनियर स्पान ऑफ S1 के। मतलब जब भी अल्फा W1 प्लस W2 का एलिमेंट है तब अल्फा जो है लीनियर स्पान ऑफ S1 का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट ऑफ लीनियर स्पान ऑफ S1 हो गया। मतलब अब लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 कहा जा सकता है, क्योंकि ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। अब W1 S1 का लीनियर स्पान भी है W1 प्लस W2, और W1 प्लस W2 का ये जो S1 है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ऐसा कहा जा सकता है S1 इज अ बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, S1 के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स, इसके अंदर कितने वेक्टर्स थे, k टाइम्स तो गामा थे, m थे अल्फा और n थे बीटा, तो k प्लस m प्लस n हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो इक्वल हो गया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके।
आज नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन एग्जाम्पल शुरू करेंगे। थैंक यू।